स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स को हम लोगों ने स्टार्ट करा था और उसमें बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई थी, इंटरप्शन एक आया था। चलिए उस सीरीज को आगे बढ़ाएं हम लोग और बातों को आगे देखते हैं कि पहले एक बार रिव्यू शॉर्ट 2 मिनट में हम लोग एक बार डिस्कस कर ले। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, जबरदस्त एरिया हमारी एनसीईआरटी के पी और डी ब्लॉक में, मतलब अक्सर जिक्र जिन चीजों का होता है, स्ट्रेट क्वेश्चंस भी आते हैं जिन चीजों से, और सबसे बड़ी बात केमिकल रिएक्शंस के प्रोडक्ट में जब आप इन चीजों के बारे में प्रोडक्ट लिखते हैं तो आपके जहन में ये चीजें बार बार आती है, मैं प्रोडक्ट क्या बनाऊं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा इस कॉन्सेप्ट का कि आप किस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या लिखें। तो हमने स्टार्ट करा था स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। हमने बोला कि इस एरिया में हम लोग सिर्फ वैसे कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिडॉक्स नेचर के हो, मतलब जहां ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लेक्सिबल हो, वेरिएबल हो। जहां पर फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एग्जांपल है वो इस टॉपिक में अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जैसे एल्कली मेटल्स के फिक्स हैं तो वो वाले डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल के फिक्स हैं वो वाले डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसको आप पोलराइजेशन या लैटिस एनर्जी से डील करेंगे, कर भी चुके हैं और फिर करेंगे। SNO, SNO2, FeF2, FeF3 ये सब टाइप के। नेक्स्ट आ जाओ। अगले पेज में हमने ये बोला कि मान लो आयरन ऑक्साइड्स हैं, आयरन का ऑक्सीजन से आपने रिएक्शन कराया, दो कंपाउंड बना FeO, Fe2O3, आपको क्या बनाना चाहिए? मैंने बोला आप ये देखो कि दोनों में कौन वेरिएबल है कौन फिक्स है। तो फिक्स है ऑक्सीजन। हमने ये बोला अब ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग कंपाउंड को देखो, ऑक्सीजन किस नेचर का है? रेडॉक्स नेचर। तो ऑक्सीजन जब पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये आयरन को स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करेगा क्योंकि वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आयरन 3+ में वो आयरन को ले जाएगा। क्लियर है? तो FeO और Fe2O3 में Fe2O3 हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट आ जाइए। इसके बाद मैंने बोला कि अगर आप Fe+X2 पर चलते हैं, हेलोजन, तो हमने बोला कि अब हेलोजन भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यदि आप आयरन का हेलोजन से रिएक्शन कराएं तो ये सारे हेलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आयरन को +3 में ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। देख रहे हैं +3 में। बट आयोडीन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो आयरन को +3 में ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए उनका FeI2 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो FeI3 डज नॉट एग्जिस्ट, अनस्टेबल है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा भाई? क्योंकि वीकली ऑक्सीडाइजिंग आयोडीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज आयरन या Fe टू Fe3+ या FeI3। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में हमने लिखा भी, फ्लोरीन, ओजोन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहां तक आप स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, आयोडीन को वीक बोलते हैं। नॉन मेटल में ऑक्सीडाइजिंग पावर ही नॉन मेटल की रिएक्टिविटी कही जाती है। जैसे मेटल में मेटल की रिएक्टिविटी उसका रिड्यूसिंग पावर होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एलिमेंट्स हमने लिखा था S ब्लॉक, एल्यूमिनियम, मैग्नीज। वैसे ही स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग नॉन मेटल्स ये है, या रिएक्टिव नॉन मेटल्स आप इनको बोलते हैं। नेक्स्ट पेज में मैंने बोला आयरन का हमने रिएक्शन इस तरह से, अगर आप फ्लोरीन से कराते हो तो FeF3, क्लोरीन से कराते हो तो FeCl3, बट आयोडीन से कराओ तो FeI2। टिटेनियम का क्लोरीन से, क्लोरीन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, TiCl4 बना। और टिटेनियम 4+ ऐसा भी नहीं है कि अनस्टेबल है, तो वो उसमें जाना नहीं जाए। आ जाइए, आयरन ऑक्साइड वर्सेज आयरन सल्फाइड हमने करा था। हमने दिखाया कि ऑक्सीजन के साथ आयरन +3 में रहना चाहेगा क्योंकि ऑक्सीजन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट सल्फर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। हमने डिस्कस किया था फ्लोरीन, ओजोन, ऑक्सीजन, क्लोरीन जो आपने लिया ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, आयोडीन वीक पिछले पेज में, लेकिन कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, बोरोन एंड सिलिकॉन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो जब आयरन का सल्फर से रिएक्शन होगा तो चूंकि सल्फर कोई अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसीलिए आयरन को वो +3 में नहीं ले जा सकता, वो आयरन के साथ स्टेबल फील करेगा +2 में। हमने अगले पेज में कॉपर का दिखाया, CuF में CuF2 ज्यादा स्टेबल क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट आयोडीन के केस में CuI ज्यादा स्टेबल। हमने क्लियर ये भी किया कि CuI2 डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि वीकली ऑक्सीडाइजिंग आयोडीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर टू कॉपर 2+ या CuI2। SnCl2, SnCl4 में भी SnCl4 की स्टेबिलिटी ज्यादा हुई क्लोरीन के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर के कारण। हमने बोला बहुत लोग इसका रीजन देते हैं कि टीन 4+ ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये गलत रीजन है, क्योंकि आयन में भी Fe2+ ज्यादा स्टेबल होता है Fe3+ से फ्री आयन में। बट कंपाउंड में आपने देखा कि कहीं पर Fe+2 के भी कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है Fe3+ से, और कहीं Fe3+ का भी कंपाउंड Fe2+ से ज्यादा स्टेबल है। तो हमने ये क्वेश्चन करा था एक प्यारा सा। हमने यहां पे एक बड़ा अच्छा सा IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली टू एग्जिस्ट, इनमें से कौन सबसे कम एग्जिस्टेंस के किसके चांसेस है। तो आपने देखा कि कार्बन इसमें +4 में है,
तो +4 में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको इजीली ले जाएगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी के तरफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन ले जाएगा, बट सबसे अनलाइकली एग्जिस्ट वाला CI4 होगा। हमने नीचे एक जेई मेन नीट रिसेंट में भी आए हुए और कई बार पूछे हुए क्वेश्चन को, जेई मेन 2007 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जैक्टली, और नीट में भी पूछे हुए कई बार है। हमने दिखाया कि यहां सभी को +2 में रहना, तो +2 में कौन सा हैलोजन नहीं पता हमें, लेकिन सबको +2 में रहना अगर हैलोजन के साथ, तो जाहिर सी बात है +2 में रहना नीचे वाला ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि हमने हैलोजन डिक्लेयर नहीं किया है कैसा है। अगर मैं हैलोजन डिक्लेयर करूं तब जाके कुछ और सोचने को बन सकता है, लेकिन हाँ अगर सभी को +2 में रखना हो तब तो रिलेटिवली उधर वाला ही ना +2 में रहने की तैयारी ज्यादा करेगा। ठीक है, यहां पे सभी को +2 में रहना, तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं 11 आ जाइए, मैं ले रहा हूं लेड हैलाइड्स। अच्छे से देख लें, लेड हैलाइड्स। अगर लेड हैलाइड्स की बातें की जाए तो इसमें दो तरीके का हैलाइड आएगा, आप समझ पा रहे हैं, एक PbX2 और एक PbX4 आएगा ना बेटा, दो तरीके का, एक PbX2 आएगा और एक PbX4 आएगा। चलो मैं PbX4 पहले लिखता हूं, PbF4, PbCl4, PbBr4 और PbI4। आप मेरे को पहले यह बताएं इसमें स्टेबिलिटी किधर की ओर ज्यादा होगी, सारे लेड +4 में, आप मुझे पहले यह बताएं इसमें स्टेबिलिटी किधर की तरफ ज्यादा होगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जल्दी। PbF4 टू PbI4 में स्टेबिलिटी किधर की तरफ होगी, अप द अपवर्ड या डाउनवर्ड, किधर, अपवर्ड। वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा, एकदम सही जवाब आपका, ऊपर की तरफ, क्योंकि लेड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन ही उसको ले जा सकता है, तो बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। आ जाइए ऊपर की तरफ, आप लिखेंगे स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो अचीव करेगा वो स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग के द्वारा ज्यादा इजी होगा अचीव करना। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो PbI4 अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका आप रीजन क्या देंगे, आप बोलेंगे एज वीकली ऑक्सीडाइजिंग आयोडीन cannot oxidize Pb to Pb4+। Pb को Pb4+ या PbI4 में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडीन हरगिज ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। बहुत क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, इन कंपाउंड्स को डिकम्पोज करता हूं, गर्म करना मैं तोड़ता हूं। ध्यान से देखें, आप PbF4 को ले तो इसको स्ट्रांगली हीटेड, इसको स्ट्रांगली गर्म करना पड़ेगा आपको, तब ये टूटेगा। PbCl4 को अच्छे से देख बेटा, मात्र 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे टूट जाएगा, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड कोई बड़ा टेम्परेचर नहीं है यार, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर है, तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। PbBr4 की तो कहानी और अजीब है। PbBr4 को तो भाई साहब आप धमकी दे दें कि मैं तोड़ दूंगा, गर्म कर दूंगा, वो धमकी देने से टूट जाएगा। हाँ, बस 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 बस, हल्का सा हल्का सा इसको गर्मी फील होनी चाहिए, वार्मथ फील हो, ये डिकम्पोज कर जाएगा, धमकी दे दो बस टूट गया। अब आ जाओ PbI4, इसको तो कुछ नहीं करना, वो तो होता ही नहीं है, स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन हो जाएगा, आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। अब आपको साफ दिख भी रहा होगा,
इसको आपने काफी स्ट्रांगली हीट किया तब डिकम्पोज हुआ, इसको आपने 50 डिग्री पर बहुत मामूली टेम्परेचर पे गर्म किया, मतलब जस्ट आपने गर्म किया हल्का सा, ये डिकम्पोज कर गया, हल्का सा इसको वार्म फील हुआ, ये डिकम्पोज कर गया, और ये तो स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन में गया। पॉइंट। अब ये टूटा तो बेटा लेड 4+ किस में जाएगा? लेड 2+ में। क्या बन गया? PbF2, PbCl2, PbBr2 और PbI2। अच्छे से देखना। अब मुझे यह बताओ इसमें स्टेबिलिटी किधर की तरफ, अपवर्ड या डाउनवर्ड? इसमें स्टेबिलिटी किधर की तरफ, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अच्छे से देख लो। क्या बात है, एक तरफ से भर दिए तुरंत डाउनवर्ड। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जवाब। बिल्कुल बेटा, क्योंकि लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा स्टेबलाइज होगा। लेड +2 और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Pb gets stabilized by वीकली ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन। सही है, बिल्कुल सही है। इसीलिए स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप हो जाएगी। डाउन द ग्रुप नहीं, मतलब डाउनवर्ड। बहुत सही आप लोग जवाब दे रहे हैं, स्टेबिलिटी इधर की तरफ। और ये लोगों को पता नहीं होता, इतना आपने इतना बोल दिया वो भी काफी है बेटा, काफी। आगे आ जाओ। अब मेरा सवाल है, अब आप सोचे, अच्छे से सोचे, इन दोनों की स्टेबिलिटी में आप तो जान ही रहे हैं, अगर फ्री आयंस के फॉर्म में मैं बात करूं तो आप तो जान ही रहे हैं कि लेड 4 से ज्यादा स्टेबल है लेड 2। ये तो अनस्टेबल, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण है, और कंपाउंड्स आपके सामने है। अब मुझे पहला जवाब इस बात का चाहिए, PbF2 और PbF4 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सोच के जवाब दे। विच वन विल बी मोर स्टेबल, PbF2 और PbF4? सोच के जवाब दो। PbF2 और PbF4 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? PbF4। गुड। PbF4 वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसको बोलते बेटा कॉन्सेप्ट, धांसू, गजब, बहुत अच्छा। साफ पता चल रहा, फ्लोरीन स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है। सभी लोगों का जवाब PbF4 है। अभी मैं कल रात में YouTube पे देख रहा था, एक भाई साहब केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, ऐसे ही अचानक दिख गया, 1.7 लाख सब्सक्राइबर हैं उनके केमिस्ट्री चैनल पे, और P ब्लॉक पढ़ा रहे थे। मैं देख रहा था, TLF3 में TLF को ज्यादा स्टेबल बता रहे थे, PbF2 PbF4 में PbF2 को ज्यादा एग्जांपल स्टेबल बता रहे थे, और धराधर रीजन दिए जा रहे थे, क्योंकि लेड 4+ में इनर्ट पेयर इफेक्ट, और एनसीईआरटी का नाम लेके। तो पढ़ने के लिए ना यूट्यूब पे कभी मत जाइए इस तरह से, जो अंधाधुंध जो चला हुआ है, इस तरह से नहीं जाइए एकदम। आप लोग बेहिसाब जी नहीं, कंट्रोल करना होगा, आपको समझना पड़ेगा, कंटेंट को फिल्टर करना होगा। इंटरनेट जितनी अच्छी चीज है उतनी खराब चीज भी है। कंटेंट अगर फिल्टर नहीं करेंगे तो गलत डाटा एक बार दिमाग में फीड हो गया। और ध्यान रहे, इनऑर्गेनिक में गलत कॉन्सेप्ट सीखना बहुत आसान है और मजेदार भी है। गलत कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक में बहुत तेजी से सीखा जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और मजेदार भी, और फिर उसको आप भूल नहीं पाएंगे। तो स्टेबिलिटी हमारी इसकी ज्यादा होगी।
अब मैं बोलूं PbI2 और PbI4 में किसकी स्टेबिलिटी होगी, ये भी बता दें आप। PbI2 और PbI4 में किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो बहुत आसान है क्योंकि वो तो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है। फिर भी बता दे एक बार। बिल्कुल PbI2 के। तो देख बेटा, PbBr2 PbBr4 में PbBr2 बोलेगा, सही है। PbI2 और PbI4 में PbI2 बोलेगा, सही है। PbF2 PbF4 में PbF2 गलत है, PbF4 होगा। लेड को फ्लोरीन +2 में छोड़ेगा ही नहीं, तो जब छोड़ेगा नहीं तो वो स्टेबल कैसे हुआ, ज्यादा बता दे मेरे को। तो वो ज्यादा हुआ, और इससे भी दिख के पता चल रहा है ना बेटा, इसको स्ट्रांगली अपन हीट कर रहे हैं तब ये आ रहा है, इसका मतलब एक स्टेबल कंपाउंड है। अगला पॉइंट, आपके दिमाग में अगर चल रहा होगा सर PbCl2 PbCl4 में कौन ज्यादा होगा, तो आप इसमें देखो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड कोई बड़ा टेम्परेचर नहीं है, आप समझे, दिमाग लगाए, कोई बड़ा टेम्परेचर नहीं है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड कोई बड़ा टेम्परेचर नहीं है बेटा, मतलब जस्ट टेम्परेचर शुरू हो रहा है यहां से गर्म करना, तो आप इस टेम्परेचर को बड़ा टेम्परेचर नहीं बोल सकते। इसका मतलब दिमाग लगाओ, अगर PbCl2 PbCl4 वाला मामला हो तो PbCl2 ज्यादा स्टेबल होगा इस बार, क्योंकि 4 क्लोरीन मिलकर क्राउड भी तो क्रिएट करेगा। फील इट, 4 क्लोरीन, क्लोरीन बड़े ग्रुप्स हैं, तो 4 क्लोरीन मिलकर क्राउड भी तो दे विल क्रिएट क्राउड, इफेक्टिव क्राउड क्रिएट करेगा वो। इसीलिए PbCl2 PbCl4 में PbCl2 चलेगा, इसमें PbBr2 चलेगा, मतलब चलना है, और इसमें PbI2, बट उन दोनों में PbF4। क्या समझ में आई मेरी बातें अच्छे से? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी का? अच्छे से बता दो मेरे को हाँ या ना एक बार, जल्दी 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 जल्दी। बहुत अच्छा एप्लीकेशन हम लोगों ने करा है। या किन्हीं को कोई डाउट लग रहा हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। लेड हैलाइड्स, अच्छा हमने यहां पे टॉपिक उठाया है। जल्दी से बता दें। गुड। बातें हो रही है TLX एंड TLX3, मतलब थैलियम के हैलाइड्स की अपन बातें कर रहे हैं, ठीक है। सर इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट का फैक्टर भी ले सकते हैं, किस वाले एग्जांपल में बेटा? एकदम क्लियर पूछिए, जो आपने पूछा कि सर इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट का फैक्टर भी ले सकते हैं क्या। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट का फैक्टर तो इसमें है, वो इस मामले में है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लेड को +4 में जाने देना नहीं चाहता है, क्योंकि कंपाउंड में भी तो वही आयन है, तो कहीं ना कहीं उस आयन के होने का जो रीजंस है वो तो इंक्लूड है ही, प्लस एक्स्ट्रा चीजें और इंक्लूड है कि सामने वाला आपका जो क्लोरीन है या ये चीज है वो क्या करेगा। तो एक तो ये पॉइंट है ही कि अगर लेड 4+ में जाना नहीं चाह रहा तो उसका रीजन तो पहला बेसिक रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट ही है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा क्लोरीन, आपने क्लियर लिख दिया कि सर PbCl2 PbCl4 में क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट फैक्टर बोलेंगे कि नहीं, बिल्कुल बोलेंगे। प्राइम फैक्टर वही हुआ क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट ही तो उसको +4 में नहीं जाने दे रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट ही तो उसको +2 में रोक रहा है, वो बिल्कुल है क्योंकि लेड 2 वर्सेज लेड 4 में इनर्ट पेयर इफेक्ट ही है। बट फिर भी वो वाला क्यों स्टेबल हुआ, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑब्स्टेकल के बावजूद वो उसमें गया। समझ रहे ना, जैसे ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा फिजिकल लेबर उठाना, मेंटल लेबर उठाना परेशानी है, इनस्टेबिलिटी है, मतलब स्टेबिलिटी घटाता है, फिर भी आप पढ़ाई ज्यादा करते हैं, कोई सब्जेक्ट को डीपली पढ़ते हैं, क्योंकि वहां वो स्टेबलाइज ज्यादा कर देता है। जितना आपको फिजिकली वो अनस्टेबल करेगा, मेंटली अनस्टेबल करेगा, उससे ज्यादा पढ़ाई से होने वाले फायदे आपको स्टेबलाइज कर रहा, इसलिए अल्टीमेटली आप पढ़ाई करते हैं, कोई काम करते हैं एफर्ट लगा के, पसीना बहाते हैं, आप समझ रहे ना, बहुत सारे कामों में हम पसीना बहाते हैं, अपना बदन तुड़वाते हैं, शरीर हमारा बहुत थकता है,
तो हम थकते हैं, हमारी एनर्जी जाती है, बावजूद हम वो काम क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमें जो उसके बाद अचीव होता है स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी इस लॉस से ज्यादा होता है। तो PbF2 PbF4 में मामला अगर बोला जाए कि क्यों PbF4 ज्यादा स्टेबल हुआ, तो हम बोलेंगे कि फ्लोरीन स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है, वो लेड +4 के इनर्ट पेयर इफेक्ट के बावजूद लेड को +4 में ले जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट PbCl2 और PbCl4 में अगर वो नहीं पहुंच पा रहा है, अपन देख पा रहे हैं कि वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है PbCl4, इसका मतलब लॉजिक साफ बोलेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण PbCl4 स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा। ठीक है, और क्योंकि क्लोरीन तो ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट PbI2 PbI4 में साफ साफ बोलेंगे, देखो साफ साफ बोलेंगे कि लेड को आयोडीन ने +4 में ले ही नहीं गया वो। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट तो इंक्लूड है ही वहां पर, कि इनर्ट पेयर इफेक्ट किसी को नहीं चाहता +4 में ले जाना, बट उसके बाद आपका जो हेलोजन है वो कितना पावरफुल है और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करना डिफिकल्ट होता है, ये आप समझ पा सकते हैं। क्योंकि आपको हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोनाइजेशन एनर्जी भी काफी ज्यादा लगेगी। थैलियम का +3 बनाने में 3 आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा, लेड का +4 बनाने में 4 आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा, बट बिस्मथ का +5 बनाने में 5 आयोनाइजेशन एनर्जी लगेंगे। अभी क्लियर हो जाएगा। क्या आपका मामला क्लियर हो गया बेटा? हाँ या ना बता दे एक बार। डाउट क्लियर हो गया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट फैक्टर भी लगेगा इसमें? बिल्कुल, वो भी लगेगा। क्लियर हो गया? हाँ ना बता जल्दी। एकदम डाउट पूछा कीजिए। डाउट पूछने से क्या होता है ना, कन्वर्सेशन एक क्रिएट होता है और उसमें बहुत सारे लोगों का भला होता है। ऐसे ही यूट्यूब 1 वे पढ़ाई हो चुकी है, ऑनलाइन पढ़ाई 1 वे हो चुकी है, कम से कम हम लोग इसको 2 वे का प्रोसेस बनाया। ये मैं हमेशा कहता हूं कि 2 वे का लर्निंग प्रोसेस बनाया। आप फील ही नहीं कीजिए कि आप ऑफलाइन क्लास में ना है, नहीं है। कभी फील नहीं करो कि आप ऑफलाइन में नहीं हो, हर वक्त फील करो कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में हूं। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अच्छे से बैठना है, जैसे तैसे ये नहीं कि किसी तरीके से बैठ गए, कहीं बैठ गए, वॉशरूम में बैठे हुए फोन चला रहे हैं, जी नहीं। एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन में अपने आप बैठोगे तो धीरे 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 ना माइंडसेट अपनी बन जाती है उस अकॉर्डिंग कि हमें डिसिप्लिन में रहनी। आ जाओ। मन में तो सोच रहे हो कि बेटा सर आपको क्या पता अभी हम किस अवस्था में बैठे हैं और कहां बैठे हैं, आपको क्या पता सर। आपको तो लग रहा होगा कि सर हम बहुत शरीफ हैं। चला जा। थैलियम के अब दोनों हैलाइड्स पर मैं बातें करता हूं, TLX3 और TLX। इधर लिखता हूं TLX3 और इधर TLX कर देता। देख, अब TLF3, TLCl3, TLBr3 और TLI3 अब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। स्टेबिलिटी ऊपर की तरफ बिल्कुल। अब आप समझ रहे हैं कि जब इनका डिकम्पोजिशन होगा तो TLX बनेगा, थैलियम 3 के बाद सारे थैलियम 1 के प्रोडक्ट में जाएंगे, तो हो जाएगा ये TLF, TLCl, TLBr, TLI। अब आ जाओ, स्टेबिलिटी किधर की तरफ? साफ है, नीचे की तरफ बिल्कुल। अगर मैं बोलूं कि बेटा कौन सा इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, तुरंत पकड़ लोगे सर TLI3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टेबिलिटी इधर ज्यादा है, अच्छे से देखो, और इन दोनों में स्टेबिलिटी इधर ज्यादा है। इस बार इसकी भी मैं गारंटी ले रहा हूं, समझ रहे हो? आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि इस बार क्राउड मिनिमाइज हो गया तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। इस बार उसकी भी गारंटी ली जा रही है, किसकी? TLCl और TLCl3। हालांकि थोड़ा डाउट होता है, NCERT में भी जो लिखा है वो मतलब साफ बोल दो कि गलत लिखा है, हल्का सा डाउट होता है वहां। एक पॉइंट पे जाके मैं आगे डिस्कस करूंगा उस पर, पहले देख लो। वो आराम से गया, क्योंकि इस बार 4 पे जाना रिलेटिवली लेड को मुश्किल था, क्योंकि बेटा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आपका क्लोरीन बड़ा एटम है तो क्राउड भी क्रिएट होगा। क्लोरीन अगर बड़ा एटम है तो क्राउड भी क्रिएट होगा, तो एक वो भी पॉइंट है। और सेकंड ये भी पॉइंट है कि भाई हमें +3 में इस बार पहुंचना है, लेड के केस में +4 में पहुंचना था। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लाओगे भैया आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी। खपत इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगा उसमें इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी कंपेंसेट भी तो करना चाहिए जो बॉन्ड बनेगा।
तभी तो ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होगा और कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा या स्टेबल होगा। तो आप मेरी बातें समझ रहे हैं कि मतलब थैलियम को +3 में जाने में क्लोरीन के साथ डिफिकल्टी नहीं है, बट लेड को +4 में जाने में क्लोरीन के साथ डिफिकल्टी है, और बिस्मथ को +5 में जाने में जा ही नहीं सकता। समझ में आई चीजें? इसे 3 में जाना था, खुशी खुशी गया। लेड को 4 में क्लोरीन के साथ जाना था, डिफिकल्टी है, और बिस्मथ को 5 में क्लोरीन के साथ जाना है, जा ही नहीं सकता। तो मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, फिर भी मैं डिस्कस करूंगा। चलो आ जाओ। अब यहां पे मैं एक चीज बोलने जा रहा हूं, अच्छे से देखो। अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूं। बहुत मजेदार चीज है यार, इनऑर्गेनिक में लोग ना मतलब कितना गलत पढ़ता है मैं बता नहीं सकता हूं आपको। और तो जब से यूट्यूब हुआ है ना, ऑनलाइन वाले में और बर्बाद करके रखा है। बहुत खतरनाक गलत पढ़ते हैं लोग। अब आ जाइए, अगर मैं ये बोलूं TLI3 के बारे में स्पेशली एक लाइन, TLI3 does not exist. ट्रू या फॉल्स? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ट्रू या फॉल्स? TLI3 does not exist, ट्रू और फॉल्स? जल्दी। ट्रू। वाह, बहुत अच्छा। ट्रू। ट्रू। सभी लोग ट्रू बोल रहे हैं, सारे लोग ट्रू बोल रहे हैं। आप लोग गलत कैसे हो सकते हैं? ये ट्रू भी सही है और ये फॉल्स भी सही है, ये दोनों सही है। सर ऐसे कैसे? लोग धड़ल्ले बोलते हैं TLI3 डज नॉट एग्जिस्ट, धड़ल्ले बोलते हैं TLI, एकदम खुलेआम बोलते हैं TLI3 डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे आप लोगों ने बोला वही आम आम जनता का भी यही परसेप्शन है, TLI3 एग्जिस्ट नहीं करती है। आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से और ठंडे दिमाग से आपको सोचना है। हालांकि पिछले पार्ट में ये सारी चीजें कर लेनी थी, बट किसी वजह से नहीं कर पाया, तो कोई दिक्कत नहीं, आज अपन कर रहे हैं। तो सर अभी भी कंफ्यूजन है, आ जाओ। एक्चुअली आपने सोच क्या रखा है, मैं बता रहा हूं। आपके जो दिमाग में चीजें चल रही है, आपके दिमाग में चल रही है कि सर TLI3 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि थैलियम को +3 में आयोडीन सर नहीं ले जा सकता है, इसीलिए सर TLI3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल सही है आप, लेकिन पॉइंट क्या है ना बेटा, TLI3 ऐसे एग्जिस्ट करता है, Tl ++ I3-। कुछ समझ में आया? इसीलिए मैंने बोला डज नॉट एग्जिस्ट वाला भी सही है मामला, लेकिन यहां पर थैलियम 3+ में है, और एग्जिस्ट वाला भी मामला सही है। एग्जिस्ट वाला मामला क्यों सही है? क्योंकि यहां थैलियम प्लस में, और थैलियम प्लस को तो एग्जिस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो TLI3 इसका मतलब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार जेई एडवांस्ड ने पूछा और किसी कंपटीशन ने नहीं, एक बार, दैट टू IIT जेई ने। तो TLI3 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ Tl+ एंड I3-। क्लियर हुआ? I3- को अपन बोलते हैं ट्राइआयोडाइड। क्या बोलते हैं? ट्राइआयोडाइड। मैं इसके बारे में समझा रहा हूं अगले पेज में, तो कितना खूबसूरत प्यारा चीज मैंने बताया। तो TLI3, आप बोलो कि TLI3 डज नॉट एग्जिस्ट एज द कॉम्बिनेशन ऑफ थैलियम 3+ एंड 3 आयोडाइड-। मतलब थैलियम 3+ एंड आयोडाइड- आयंस। थैलियम TLI3 डज नॉट एग्जिस्ट एज द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोला मैंने, Tl3+ एंड आयोडाइड आयंस। समझ गए? ये जो एग्जिस्ट कर रहा उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, तो Tl पर प्लस और I3 पर माइनस, ये इस फॉर्म में। हालांकि ये धीरे धीरे टूट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं अगले पेज में लिख के दिखा रहा हूं, ठीक से देखो। ध्यान से। ऑल्सो ये जो TLI3 आपने लिखा, ये धीरे धीरे टूट जाएगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा, कोई दो राय नहीं है।
TLI प्लस I2 में, ये टूट जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है I3 माइनस और Tl प्लस का, तो ये धीरे धीरे उसमें टूट जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा उसका, लेकिन एग्जिस्ट करता है वो। ठीक है, तो मैंने यहां पर डिस्कस करा एक आयन ट्रायोडाइड, पॉलीआयोडाइड पर मैं पी ब्लॉक में चलता हूं। पॉलीआयोडाइड आयंस एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये खासियत है कि I माइनस और I2 के मॉलिक्यूल मिल करके कुछ कुछ ऐसा बनाते हैं। जैसे आ जाओ अच्छे से सीखना बेटा, बहुत मजेदार। जैसे पहला I3 माइनस, तो I3 माइनस एक पॉलीआयोडाइड आयन है। इसकी कहानी ये है कि I2 ये वायलेट कलर का होता है, आयोडीन। अगर आपने इस पर I माइनस डाला तो ये धीरे धीरे इसके बीच एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आप बोल ले, इन दोनों के बीच एक केमिकल रिएक्शन है, और रिएक्शन के थ्रू ये I3 माइनस एक मॉलिक्यूलर आयन बना लिया। ध्यान से सुनेंगे अच्छे से, बढ़िया से, मैं करवा के दिखा रहा हूं। लाइक आयोडीन इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी को, जबकि बाकी हैलोजन पानी में सॉल्युबल है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सॉल्युबल है, फ्लोरीन क्लोरीन हाईली सॉल्युबल है, ब्रोमीन पार्शियली सॉल्युबल बट सॉल्युबल है, आयोडीन इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए Ki ऐड किया जाता है, Ki aqueous इज एडेड टू इंक्रीज, अच्छे से देखना बेटा, पी ब्लॉक पर रहो, इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन, समझ गए? वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपन Ki ऐड करते हैं, तो Ki ऐड करने के बाद ये एक चीज बन जाता है Ki3। क्या बन गया? Ki3। अब ये ब्राउन सॉल्यूशन है, ध्यान देंगे आप अच्छे से, कैसा सॉल्यूशन है? ब्राउन सॉल्यूशन। तो आपको आज के बाद कलर याद रखना है, मैंने बोला था आपको कि कलर की आप एक लिस्ट तैयार कर ले। ये एक ब्राउन सॉल्यूशन है, कौन? Ki3। अब आयोडीन डिसॉल्व हो गया और ये वायलेट है, ये वायलेट कलर का है, प्रेसिपिटेट है भी वायलेट कलर का, और Ki3 आपका ब्राउन सॉल्यूशन हो गया। तो आपसे पूछा भी जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ Ki इज ड्यू टू व्हाट? देयरफॉर solubility of iodine in presence of Ki is due to formation of Ki3। किसके फॉर्मेशन के कारण है सर? Ki3 के फॉर्मेशन के कारण। और Ki3 किस कलर का? ब्राउन कलर का। कभी अगर किसी ने पूछ दिया कलर क्यों आता है इसमें, तो बोलोगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या चार्ज ट्रांसफर। कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। मैं लिख देता हूं, आपको पता नहीं याद रहे कि नहीं रहे, हालांकि एक्सप्लेनेशन बाद में आएगा। कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। कलर क्यों आ गया बेटा? चार्ज ट्रांसफर के कारण। देखना अच्छे से, तो I3 माइनस बनने का प्रोसेस समझे। अब क्या है यहां पर कंफ्यूजन, बहुत लोग I3 माइनस को समझते हैं I2 प्लस I माइनस। ये पूरे तरीके से गलत है, ऐसा गलती से भी नहीं करना। बड़े बड़े टीचर ऐसा काम करते हैं, I3 माइनस को I2 प्लस I माइनस बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। ये इसीलिए हमने लिखा कि इन दोनों के बीच एक केमिकल रिएक्शन होता, और I3 माइनस अपने आप में एक मॉलिक्यूलर आयन है, ये एक सिस्टम है। ये बिल्कुल I2 प्लस I माइनस नहीं है, I2 प्लस I माइनस रिएक्ट करके I3 माइनस बना रहा है ये। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन है यहां पर, ये एक लीनियर शेप का है, ये तीनों आयोडीन एक लाइन पर होता है, लीनियर है। यहां बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होती है। ये एक मॉलिक्यूलर सिस्टम है I3 माइनस। तो I3 माइनस को बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन नहीं कहोगे। किसका कॉम्बिनेशन? I2 एंड I माइनस का, एकदम क्लियर वर्ड्स में बोले। बाबा भी उतर के बोले ना कि I3 माइनस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ I2 एंड I माइनस। बोलना नहीं, मन्नू सर मना किए, ठीक है। तो I3 माइनस को गलती से भी नहीं करना है। लोग धड़ल्ले इस्तेमाल करते हैं इन चीजों का कि I3 माइनस बराबर I2 प्लस I माइनस। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, देख ले, मतलब इतने दफे पूछे हुए हैं ना ये क्वेश्चन। CSBr3 और CSI3 या KI3 लिख लो। कंसिस्ट ऑफ
देखो एक बार एग्जाम में CSBR3 आया हुआ, एक बार नहीं मतलब 7-8 बार, और 7-8 बार KI3 आया हुआ है। तो कंसिस्ट ऑफ, अब ऑप्शन ए दिया, ध्यान से देखो कैसा, CS प्लस BR2 एंड BR माइनस। अब समझ रहे हो कि I3 वाला अगर ऑप्शन लेगो तो K प्लस I2 एंड I माइनस, इस तरह का ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन दिया CS पर 3 प्लस एंड BR माइनस, सही है, मतलब इसको यहां पे लिख लो K पर प्लस और 3I माइनस। थर्ड ऑप्शन दिया CS प्लस एंड BR3 माइनस, वहां पे ले लो तो K प्लस एंड I3 माइनस। और फोर्थ ऑप्शन दिया CS पर प्लस, सॉरी 2 प्लस I2 सॉरी I माइनस 2I माइनस एंड आयोडीन। ओ K प्लस लिखना था बेटा, मतलब CS पर 2 प्लस BR माइनस और BR, यहां पे क्या आ गया K प्लस, K पर 2 प्लस और 2I माइनस और I। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो होगा वो बताओ, और कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो स्ट्रिक्टली नहीं होगा जो लोग करते हैं। जल्दी बताओ कौन सा होगा ऑप्शन ABCD में और कौन सा स्ट्रिक्टली नहीं होगा, जल्दी। जल्दी बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा ऑप्शन स्ट्रिक्टली नहीं होगा। बिल्कुल सी होगा और ए नहीं होगा, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सी आंसर होगा और ए नहीं होगा, सही बोला आप लोगों ने। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी होगा और ए नहीं होगा, और लोग ए पर ही टूट पड़ते हैं। तो सही सोचा आप लोगों ने। तो बेटा कॉन्सेप्ट आपके अच्छे रहने चाहिए। अब आओ, मैंने पहला एग्जांपल उठाया I3 माइनस, अब मैं दूसरा एग्जांपल उठाता हूं। देखो इनऑर्गेनिक कितना ये है, अब लोग कैसे गलत कंफ्यूजन लाते हैं ना, मतलब कहां से आ जाता है ये सब मामला, आप देखो धीरे धीरे क्लियर होगा। एक होता I5 माइनस, वो ट्राइओडाइड हुआ, ये पेंटाइओडाइड आयन हुआ। मतलब I2 और I माइनस मिल करके तैयार करता है ये कॉम्बिनेशन। इस बार जो मामला है वो वहां से बिल्कुल अलग है। इस बार I5 माइनस इक्वल्स टू I2 प्लस I माइनस प्लस I2 होता है। I2 प्लस I माइनस प्लस I2 होता है। और यहां पर जो इन आयंस को और मॉलिक्यूल को बांधने वाला फोर्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। समझ में आया कुछ? इस आयन और इन मॉलिक्यूल्स को बांधने वाला जो फोर्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जिसको अपन वेंडरवाल फोर्स बोलते हैं। I2 I माइनस और I2 को जो बांधने वाला फोर्स है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इसीलिए मैंने बोला कि यहां पर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। ये जो आपने C बोला तो इन दोनों के बीच क्या वेंडरवाल फोर्स है? बिल्कुल वेंडरवाल फोर्स नहीं है, बिल्कुल वेंडरवाल फोर्स उन दोनों के पीछे नहीं है। लेकिन यहां पर वेंडरवाल फोर्स है। आज मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, देखो कैसा होता है। I2 वेंडरवाल फोर्स I माइनस I2, ये L शेप का होता है बेटा, और ये माइनस है। ये जो माइनस एक्चुअली वो यहां पे है। I2 का एक मॉलिक्यूल I माइनस मिल के एक गुच्छा तैयार कर रहा है, एक कॉम्बिनेशन तैयार कर रहा है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं है। आप चाहे तो इसमें से I2 को तोड़ के अलग निकाल सकते हैं, I2 को तोड़ के अलग निकाल सकते हैं और I माइनस को अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप वाटर में जैसे ही डाल देंगे, इस I5 माइनस को वाटर में डालेंगे तो I2 और I माइनस अलग हो जाएंगे, जबकि I3 माइनस वाटर में ही फॉर्म किया था, सॉल्यूशन में फॉर्म किया था थोड़ी देर पहले। अगर कराना चाहें तो वो सॉल्यूशन में I3 माइनस के फॉर्म में इंटैक्ट रहेगा।
समझ में आई चीजें? I5 माइनस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंटैक्ट नहीं रहेंगे आपस में, लेकिन I3 माइनस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंटैक्ट हैं वाटर में भी। मतलब वो डिसोसिएट होने नहीं जा रहे हैं I2 एंड I माइनस में, बट ये डिसोसिएट होने जा रहा है, ये कंप्लीट इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। क्लियर हुआ मामला अच्छे से? तो अब देख ले अच्छे से, मैं फिर से एक बार कर देता हूं। यहां जो ये है वो वेंडरवाल फोर्स है, यहां जो ये है वेंडरवाल फोर्स, और वेंडरवाल फोर्स काफी वीक होता है क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अगर मैंने कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ ए लिखा, इसका बी, इसका सी और इसका डी, तो स्पष्ट है बेटा, बहुत क्लियर है, ए और डी कोवेलेंट बॉन्ड है, काफी छोटा होगा और काफी बड़ा होगा वेंडरवाल फोर्स, क्योंकि कमजोर होता है ना, वीक होता है वेंडरवाल फोर्स। तो ये बॉन्ड लेंथ का मामला ऐसा आएगा। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं तो छोटे होंगे, और वेंडरवाल फोर्स वीक बॉन्ड्स होते हैं तो लंबे होंगे। इसीलिए बी और सी आपका काफी लंबा होगा, ए और डी आपका काफी छोटा होगा। I5 माइनस। अब आ जाओ, सर ऐसा ऐसी चीजें होती है क्या? बिल्कुल होती है। आ जाओ मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं भाई साहब, पहले पेज नंबर डाल लो यहां 11। आ जाओ मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे एग्जांपल में आपने लिखा CsI5, तो CsI5 को क्या लिखोगे? CS प्लस एंड I5 माइनस। समझ में आया? क्या नहीं लिखोगे? CS प्लस, ध्यान से 5CS प्लस और 5I माइनस, ऐसा लिखोगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्लियर हो गया? I5 माइनस एग्जिस्ट किया, हमने आपको दिखाया, बट इस बार वो वेंडरवाल फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण। मैं अगला दिखाता हूं, BC में। तो यहां पे चूंकि वेंडरवाल फोर्स है ना, तो I2 I माइनस का आप यहां चूंकि कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं तो लोग वहां भी लिख देते हैं, वहां गलत है, यहां सही है। तीसरा एग्जांपल मैं लाके दिखाता हूं, C, एक होता I8 2 माइनस। बड़ा अजीब है ये सर, ऐसे ऐसे होते हैं? बिल्कुल, बहुत कुछ होते हैं, आप नहीं जानते इसका मतलब थोड़ी ना। I2, अब आप समझ चुके होंगे, I माइनस, I2, I माइनस, I2, अब आप समझ चुके होंगे। यहां भी कौन सा फोर्स है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है यहां भी, वेंडरवाल फोर्स जिसको आप बोल रहे हो। और इस बार देखो कैसा होगा, ठीक है? देख 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 अच्छे से बेटा, जेड शेप का I2 I माइनस, I2 I माइनस, I2। सही है ना? हाँ, I2, गुड। दो बार I माइनस है, कहां कहां? एक ये I माइनस है, एक ये I माइनस। सही है? जेड शेप का इस बार हुआ। यहां भी देख लो, दो बार I माइनस है। I माइनस को दूसरे कलर से मैं लिख देता हूं, यहां एक बार ये वाला I माइनस, और यहां दो बार, और ओवरऑल कितना प्लस माइनस आ गया मेरा इस पे? 2 माइनस। तो बस ऐसे ही आपको समझा रहा हूं मैं। I5 माइनस आपको जानना, बट I8 पर 2 माइनस नहीं जानना, बट मैंने समझाया आपको, आप समझे। कभी कभी आयंस वेंडरवाल फोर्स के थ्रू कनेक्ट होकर के नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? और कभी आयंस या एटम्स वेंडरवाल फोर्स से कनेक्ट होकर के नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और कभी कभी यही चीजें क्या होती है दोस्त, तो कॉम्बाइन करके, रिएक्ट करके वो नया मॉलिक्यूल फॉर्म किया, आयन और मॉलिक्यूल्स वगैरह मिलके। और कई बार वंडरवाल फोर्स, जैसे एक एग्जांपल मैं ऐसे ही घेर के मैं बता रहा हूं, हीलियम डाइमर। भाई साहब ये हीलियम डाइमर, ये क्या है? ये He2 है, लेकिन यहां पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि He प्लस He का रिएक्शन हुआ है, बिल्कुल नहीं, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। ये यहां हीलियम और हीलियम, ये डायमर एग्जिस्ट करता है, He, ये वेंडरवाल फोर्स है, इसके कारण ये एग्जिस्ट कर रहा है और डायमर बन गया ये He2 का डायमर। लेकिन आपको ऐसे बोला जाए He2 मॉलिक्यूल, तो जी नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन He2 डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन He2 डायमर एग्जिस्ट। आप समझ रहे हैं ना? तो आपको समझना पड़ेगा, कभी कभी मॉलिक्यूल बनके, तो कभी कभी
वो वेंडरवाल फोर्स के थ्रू आयंस मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट होकर के आपस में वो एक नया कॉम्बिनेशन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है मेरी बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। वहां पे चलो आज मैं एक एग्जांपल करवाता हूं, CS2I8। ये कॉम्बिनेशन हो गया बेटा किसका, 2CS प्लस प्लस I8 पर 2 माइनस। साफ दिख रहा है, 2CS प्लस एंड I8 पर 2 माइनस, तो CS2I8 ऐसा हुआ। तो उम्मीद है मैंने जो आपको ये समझाया होगा कि पॉलीआयोडाइड आयंस में I3 माइनस एग्जिस्ट करेगा, I5 माइनस एग्जिस्ट करता, I8 पर 2 माइनस और भी होते हैं, बट I3 माइनस को आप तोड़ नहीं सकते I2 प्लस I माइनस में, बट I5 माइनस और I8 पर 2 माइनस को आप तोड़ सकते हैं। क्लियर हो गई चीजें? तो आप मुझे बताएं क्या ये सारा मामला मजेदार तरीके से आपको समझ में आया या नहीं, क्लियर हुआ अच्छे से या नहीं? बढ़िया से बताएं। जो हमने ये कहानी आपको बताई कि टीएल प्लस और I3 माइनस का कॉम्बिनेशन किस तरह से हुआ, I3 माइनस क्या होता है, ये एक मॉलिक्यूलर आयन है, अपने आप में एक सिस्टम है जिसका ब्राउन कलर है, कलर चेंज हुआ है केमिकल रिएक्शन के बाद, कलर है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और हमने समझाया कि I5 माइनस मिलती जुलती चीजें हैं लेकिन बिल्कुल अलग है, I8 पर 2 माइनस मिलती जुलती चीजें हैं बट बिल्कुल अलग है। क्या ये सारा मामला अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं? एक बार बताएं मुझे प्लीज, आपके जवाब का मुझे इंतजार है। गुड। चलिए एक बड़ा अच्छा, देखो कितना बढ़िया फायदा होता है इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन का। एक कितना अच्छा सवाल आया है, सर ये पॉलीमर सिर्फ आयोडीन शो करेगा या फिर अदर हेलोजेंस भी करेंगे? कितना बढ़िया सवाल है। दूसरे हेलोजन भी शो करते हैं बट स्टेबिलिटी आयोडीन के साथ लार्ज, चूंकि वेंडरवाल फोर्स स्टेबल होता है, स्ट्रांग होता है यदि आपका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तब स्ट्रांग होता है जब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो। तो आयोडीन के साथ रिलेटिवली काफी स्टेबल है। जैसे आपको ये क्वेश्चन आईआईटी वाले ने पूछा काफी पहले का, आप लोग लॉन्च भी नहीं हुए थे शायद, मैं भी नहीं, उन दिनों पूछा था एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और जहां तक मुझे ध्यान है शायद आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है Cl3 माइनस Br3 माइनस और I3 माइनस में स्टेबिलिटी किधर होगा, तो आप ही अंदाजा लगा के बोले राइट होगा या लेफ्ट होगा। दूसरे भी एग्जिस्ट करेंगे लेकिन देखो ट्राई ट्राई आयोडाइड, ट्राई ब्रोमाइड, ट्राई क्लोराइड में जाओगे तो रिलेटिवली तीनों में लिख सकते हो, लेकिन पेंटा में जाओगे तो क्लोरीन छटा जाएगा ब्रोमीन से, और ऑक्टा में जाओगे तो ब्रोमीन क्लोरीन दोनों छटा जाएगा सिर्फ आयोडीन से। मतलब साइज के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करेगा। तो इसमें स्टेबिलिटी किधर की तरफ आपको लगता है कि होना चाहिए, राइट या लेफ्ट? आप ही बताएं। राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली, एकदम सही है आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल राइट की तरफ, बिल्कुल। इनके फॉर्मेशन का बेसिस ही था, इनके फॉर्मेशन का बेसिस ही था कि आयोडीन इंसॉल्युबल था, I माइनस हमने ऐड किया तो वो कॉम्बिनेशन I3 माइनस फिर उसको उसकी वजह से सॉल्युबल हुआ। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर डाउन द ग्रुप है, मतलब राइट वर्ड है। हाँ, डाउन द ग्रुप भी यहां बोल सकते हो। चलो सभी लोगों को क्लियर हुआ अच्छे से, सभी लोगों ने लिख दिया, गुड। क्या आपका बेटा मामला क्लियर हो गया कि ये पॉलीमर आयोडीन के अलावा दूसरे भी शो करेंगे बट डिपेंड्स ऑन साइज एंड सिचुएशन। क्या है वेंडरवाल फोर्स का स्ट्रेंथ, तो अगर आप 3 लेके चलते हैं तो तीनों में एग्जिस्ट करेगा, बट 5 लेने जाओगे तो 5 में तीनों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लोरीन वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, और 8 वाला जब आप लेने जाओगे तो सिर्फ आयोडीन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गया आपका अच्छे से? एलियम वाला मैंने क्या नंबर लिया है यार यहाँ, 12। अब 13 में जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा सवाल फिर से। अरे यार दिल जीत लेते हो दोस्त।
इतना अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा सवाल पूछते हो। फ्लोरीन में सर F3 माइनस एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी आपने देखा F3 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट। चलो ये भी मैं लिख देता हूँ। कितना प्यारा प्यारा सवाल पूछ रहा है यार, मन तो कर रहा है चॉकलेट खिला, लेकिन करे क्या, मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। F3 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट। ड्यू टू अनअवेबिलिटी ऑफ 2D ऑर्बिटल। आप समझ चुके होंगे। आपने क्या देखा, हाइब्रिडाइजेशन यहां मैंने करवाया था I3 माइनस का, तो हाइब्रिडाइजेशन में D इस्तेमाल हो रहा है ना, इसीलिए फ्लोरीन के साथ ये चीज नहीं बन पाएगी। आपको D ऑर्बिटल को इस्तेमाल करना होगा, तब आप I3 माइनस बना सकते हैं, तो इस वजह से नहीं होगा। बहुत प्यारा सा सवाल आपने पूछा, थैंक यू। ऐसे ही पूछते रहिए। चलिए आ जाइए, मैं बिस्मथ हेलाइड्स पर अब ले चलता हूं आप लोगों को। बिस्मथ हेलाइड्स, बिस्मथ हेलाइड्स बातें होंगी फिर से दो तरीके की, एक BiX5 और BiX3। दो, ठीक है, आ जाओ अच्छे से देख लो। इस बार जो मामला है BiX5 और BiX3 में, वो ये है कि बिस्मथ को +5 में ले जाना है यार। +5 में ले जाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब उसके कंपैरेबल एनर्जी इन्वॉल्व हो जाएगी इसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में। इसीलिए फ्लोरीन छोड़ के कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिस्मथ को +5 में नहीं ले जा पाएगा। क्लियर हुआ मामला? फ्लोरीन छोड़कर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिस्मथ को +5 में नहीं ले जा पाएगा। इस बात को अच्छे से आप समझ गए होंगे शायद। तो आप लिखेंगे अमोंगस्ट बिस्मथ 5 पेंटाहेलाइड्स। आपके एनसीईआरटी की ये लाइन है, पेंटाहेलाइड्स ओनली BiF5 एग्जिस्ट। मैंने जो बोला था जेई एडवांस 2015 का एक क्वेश्चन बोला था, याद करें शायद आप, जिसमें 1 और मोर देन 1 करेक्ट वाला था। उसमें पूछा गया था कि, बोला गया था कि इनकरेक्ट को चूज करना है। तो एक तो ऑप्शन था कि क्रोमियम 2+ इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एक था कि Mn3+ इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दो ऑप्शन मैंने पीछे करवाया था, बोला था आपको। उसी क्वेश्चन का एक ऑप्शन ये था, अमोंगस्ट BiX5, वहां पर BiX5 लिख दिया था, जो मैंने बिस्मथ पेंटाहेलाइड लिखा, अमोंगस्ट BiX5 ओनली BiF5 एग्जिस्ट। तो वो स्टेटमेंट ट्रू था। ये जेई एडवांस 2015 का पूछा हुआ आपका। क्लियर हो गया? हालांकि मैं बोर्ड पे लिखता नहीं हूं कि कितना लिखते रहूं एग्जाम के बारे में यार, हर लाइन तो जो बोलता हूं मैं एग्जाम की कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन कभी कभी का पूछा हुआ बोलता हूं। तो सिर्फ यही एग्जिस्ट करता है, मतलब इस बार कोई दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता है। BiF5 करेगा, BiCl5 नहीं करेगा, BiBr5 नहीं करेगा, और BiI5 नहीं करेगा। अब सॉरी, अगर आपसे पूछेगा क्यों, तो आप बोलेंगे H एक्सेप्ट फ्लोरीन none of the any halogen oxidizes bismuth through its pentavalency, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी ना लोग। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से स्टेबिलिटी डिस्कस करनी हो, ठीक से देखो, ये एग्जांपल दिया जाए TlCl3, PbCl4 और BiCl5, तो स्टेबिलिटी किधर की तरफ होगी? बहुत क्लियर हो चुका होगा अब आपका। थैलियम को भी, जबकि तीनों में इनर्ट पेयर इफेक्ट है,
तीनों में इनर्ट पेयर इफेक्ट है, लेकिन तब भी थैलियम को +3 में ले जाना क्लोरीन के लिए आसान है, लेड के लिए डिफिकल्ट है, +4 में जाना क्लोरीन के लिए डिफिकल्ट है, इसके लिए इंपॉसिबल है। क्लियर है? ये तो क्लियर एग्जिस्ट ही नहीं किया, तो स्टेबिलिटी इधर की तरफ गया। अब मेरा सवाल है, अच्छे से देखो, मैं एक सवाल डाल रहा हूं क्या क्वेश्चन में, मैं कह रहा हूं BiI5 exists, sorry, does not exist as pentahalite. Pentaiodide. It exists as, sorry, as Bi5 plus 5I minus. Combination. But it exists as Bi plus I5 minus pentaiodide combination. ट्रू या फॉल्स? सोच समझ के जवाब दे आप। मैंने लिख दिया कि BiI5 does not exist as Bi5 plus 5I minus combination, but it exists as Bi plus and I5 minus pentaiodide combination. सही है या नहीं बताएं, सोच समझ के, ट्रू या फॉल्स? सबसे पहला जवाब आया है ट्रू का। दूसरा भी जवाब है ट्रू का, आते जाइए। और भी लोग आइए। ट्रू लिखा है सभी लोगों ने, गुड, बहुत अच्छा। सोच भी कैसे सकते हैं आप, इतनी गंदी सोच आप लोगों की, इतनी गिरी हुई सोच, छी छी छी, यक, इतना बेकार सोचते हो, इतना गंदा है? बे, इतना गंदा सोचते हो जी, है बेटा? अरे रावण भी इतना दुष्ट आत्मा नहीं था यार जितना तू लोग निकल गया। बिस्मत का वन कैसे बना दिए भाई, कैसे? अभी एक लेक्चर पहले आपने सीखा है, बिस्मत 1 तो होता ही नहीं है, बिस्मत 5 और 3 होते हैं, 1 कैसे आपने बना दिया? अब मत बोलना ओ रे शिट, ये मैंने क्या कर दिया, ले लुट्टा, हा? देसी जबान। सोच भी कैसे लिए बिस्मत 1, बताओ कैसे सोच लिए? क्या मैंने मना नहीं किया सख्त BiOCl का एग्जांपल देके? बिस्मत 1 किसी भी अकॉर्डिंग आप नहीं बोलेंगे कि बिस्मत का 1 होता है, 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं इसके, +5 एंड +3। अब देखो, अब डिलीट मार रहा है तुरंत ट्रू वाला, सॉरी बोल जल्दी से।
बिस्मथ वन होता है कहीं, बदमाश कहीं के। सॉरी बोलो। अब लग गया, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती। कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूँ। भावनाओं में बह गए होंगे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे ऐसे गलतियां करेंगे ना। टू वे लर्निंग प्रोसेस इसी को तो बोलते हैं कि आप गलतियां नहीं करेंगे तो मैं सुधारूंगा कैसे। गलतियां करना है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा लाइव क्लासेस जब भी शेड्यूल हो, लाइव क्लासेस देखा करें हमेशा। ठीक है, अगर जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो उनको मैं क्या कह सकता हूं कि तुम लाइव आ जाओ अब। लेकिन ठीक है, अगर आपकी लाइव क्लासेस शेड्यूल होती है तो लाइव क्लासेस बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें क्या है ना, आप हमेशा क्वेश्चंस रेज करते हैं, मैं जान पाता हूं आपके दिमाग में क्या गलत वाहियात गंदा सा छी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो फिर मैं रेक्टिफाई करूंगा ना। डांट लगेगी, प्यार मिलेगा, सब कुछ होगा। चला जा। तो इस तरह से हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि, और BIF5 बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो जाएगा, आप समझ जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो हमने इस तरह से आपको ओवरऑल समझाया कि कैसे स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड को इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक में हम लोग डील करते हैं। चलो आज एक बहुत प्यारा सा चीज, खतरनाक चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर कितना होगा? 13 था, 14 होगा। आ जाइए। ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स फ्रॉम 3D सीरीज मेटल्स। टीचर को खुद ही पता नहीं होता है इसका हिसाब किताब। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक का हवा भी लगने नहीं देते हैं। आपको मैं पढ़ा रहा हूं, कहीं अगर पूरे YouTube में करोड़ों करोड़ों स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं, ठीक है, कहीं अगर दिख जाए ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ तो मुझे लिंक भेजना विथ एक्सप्लेनेशन। बाकी तो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ दी लोगों ने तो वो अलग मैटर है, लेकिन अगर कहीं दिख जाए विथ एक्सप्लेनेशन तो मुझे बताना। कोटा के सारे टीचर्स को छान मारना, हमारे दोस्त मित्र लोग भी हैं, कहीं अगर ये कंटेंट दिख जाए तो मुझे उसका लिंक जरूर भेज देना कि सर ये कंटेंट दिखा, बट विथ एक्सप्लेनेशन। वो लाइन बाय लाइन पढ़ दिया और रट जाओ, वो नहीं। आ जाओ। क्या है? बहुत क्लियर लिखा है, 3D सीरीज मेटल्स के पॉसिबल हैलाइड्स: स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक अपने पास है। एक बार इनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी बगल में लिख लूं। इसका तो +2 बेटा होता नहीं है, सिर्फ +3। इसका +2 +3 +4, इसका +2 +3 +4 +5, इसका +2 से लेके +6, +2 से लेके +7, इसका +2 +3 नीचे का रेयर है, और इसका भी +2 +3, इसका सिर्फ +2 नीचे रेयर है 3 और 4, और इसका भी +2, और हाँ इसका +1 भी होता है, और जिंक का सिर्फ +2। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ ये ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जब इसमें हैलाइड बनाने की बातें आएंगी, बढ़िया से सुनिएगा अच्छे से। तो स्कैंडियम के पास तो एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसलिए स्कैंडियम सारी चीजें बना पाएगा और +3 में बनाएगा। बढ़िया से देखेंगे आप मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला ये सिंगल चीज बनाएगा, क्या बनाएगा? SCX3, मतलब तीनों हैलाइड बना पाएगा ये। X मतलब हेलोजन है ना, तो हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों बनाएगा, ऑल X3। क्लियर हो गया मामला? क्लियर हो गया ना बेटा? देख अच्छे से, मतलब ये SCF3, SCCl3, SCBr3 और SCI3, और सब में स्कैंडियम +3। अब आ जाए टिटेनियम पे +2 में चलते हैं, +2 +3 +4 में चलते हैं। तो कहानी ये है,
अगर मैं लिख दूं यहां पे +2, यहां लिख दूं +3, थोड़ा ऊपर लिखता हूं +3, यहां लिखूं +4 और यहां लिखूं बस इतना। वैनेडियम का यहां लिख देता हूं 2, 3, 4, यहां लिख देता हूं मैं 5, इसका लिख देता हूं 2, 3, 4, 5, 6। ठीक से, अच्छे से यहां लिखता हूं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 2, 3, बस 2 लिखूंगा, 2 और 1 दोनों लिखूंगा इसमें, +2। ठीक है, ऊपर वाले को मिटा भी सकते हैं, मिटा ही देता हूं, थोड़ा लाइट हो जाएगा मामला। हाँ ठीक है यार, चलो थोड़ा लाइट हो जाएगा। आराम से इत्मीनान से देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें आज डिस्कस होने वाली हैं या हो रही हैं। ठीक है, आ जाइए। अब मेरा यह कहना है, चारों हेलाइड जब टिटेनियम आएगा बनाने के लिए, तो +2 में आराम से बेटा, बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से सीखना और रिएक्ट भी करना। आप समझ पा रहे हो कि हमारा चारों हेलोजन 4 तक जा पाएगा या नहीं? तो बड़ा इजीली जा सकता है। ठीक है, ठीक से देखो, इसमें यहां तक सारे TiX2 होंगे, सारे TiX3 एग्जिस्ट करेंगे और सारे TiX4 एग्जिस्ट करेंगे। प्रॉब्लम नहीं होती है। ध्यान सुनो, थोड़ा डेटाबेस भी काम करना होगा। आप ऐसे ध्यान रखोगे, क्रोमियम के 4 तक सारे TiX4 एग्जिस्ट करेंगे। थोड़ा सा मैंने यहां पे मैंने बोला, यहां तक आप ध्यान रखो। ठीक है, ऑल MX4 एग्जिस्ट। क्लियर है? यहां तक सारे MX4 एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, +4 लिया मैंने ना, तो +4 लिया तो ये वाले को क्यों लिखना, इसको हटा दो, ये भी हटा दो, ये वाला सिर्फ लिखना होगा ना। ठीक है सर, आपने क्या बोला? मैंने बोला सारा एग्जिस्ट करेगा। +4 तक आयोडीन भी ले जाता है। बढ़िया से सुनना, एकदम याद हो जाएगा, मैं करवा दूंगा, निश्चिंत रहो। स्कैंडियम का तो +3 में प्रॉब्लम ही नहीं। अब +4 तक सारा हेलोजन आता है। हालांकि इसमें एक पॉइंट है हल्का सा, कि वैनेडियम का +4 में आयोडीन नहीं पहुंच पाता है, लेकिन वो उसका एक इत्तेफाक, मतलब समझो उसका अपना एक पर्सनल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि क्रोमियम +4 तक आयोडीन पहुंचा देता है, क्रोमियम के +4 तक आयोडीन पहुंचा देता है। बट इसमें +4 देखो, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में डिफरेंस होता है बेटा। पी ब्लॉक में जो अगला नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। डी ब्लॉक में हमने आपको क्लियर समझाया, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी काफी कम होते हैं। इसी के कारण डी ब्लॉक में डी के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। हमने आपको यह समझाया आपको। ठीक है, और 1 यूनिट से वैरी करता है यहां वैलेंसी। तो पी ब्लॉक में अगला ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी अगला जो है, जस्ट अगला वाला काफी ज्यादा होता है। डी में गैप कम होता है आयोनाइजेशन का। एनीवेज, तो पहला पॉइंट आपने क्या ध्यान में रखा, कि +4 तक सब X4 एग्जिस्ट करेगा। एक वैनेडियम में स्टार लगा सकते हो थोड़ा सा अगर चाहो, बट ध्यान नहीं देना यार, उतना इग्नोर भी करते हैं हर कुछ को, जब मतलब जबकि एनसीईआरटी में लिखी हुई है, लेकिन फिर भी इग्नोर कर लेते हैं। कितना दिमाग में रखा जाए। तो पहले हमने कर दिया, अब आ जाओ, इसमें भी सब कोई एग्जिस्ट करेगा, हर कोई एग्जिस्ट करेगा। इसमें भी सब, मतलब यहां पर ग्रीन पेन क्या हो जाएगा, VX2 क्या हो जाएगा, VX3 क्या हो जाएगा, CrX2 और क्या हो जाएगा, CrX3। मतलब इधर हर कोई एग्जिस्ट कर रहा है, +4 तक सब आ गया। अब आ जाओ नीचे, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी जब ज्यादा लगेगा, तो आपको अब कहानी प्रॉब्लम शुरू होगी। ओनली VF5 +5 में लाने की टेंडेंसी सिर्फ VF5 को है, सिर्फ और सिर्फ CrF5, सिर्फ और सिर्फ CrF6। कुछ समझ में आ रहा है?
सिर्फ, मतलब दूसरा हेलोजन अब नहीं ला पा रहा है। क्राउड भी बोल लो और थोड़ा सा ये भी बोल लो कि उतना ज्यादा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना आयोनाइजेशन एनर्जी उस ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचाने की क्षमता सिर्फ फ्लोरीन में है। तो पहला पॉइंट हमने क्या ध्यान दिया, +4 तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्रोमियम तक की बातें मैं कर रहा हूं, पहला स्टेप, वहां तक के सारे +4 एग्जिस्ट कर गए, अप टू +4। अभी मैं एक पॉइंट करेक्ट रेक्टिफाई करूंगा, टिटेनियम का F2 TiF2 एग्जिस्ट नहीं करता है, मैं वो लिख ही देता हूं यहां पे, नहीं तो बाद में लगेगा मेरे से भी मिस हो गया कहीं। TiF2 क्या बोलोगे, TiF2, टिटेनियम को +2 में फ्लोरीन छोड़ेगा ही नहीं, तो TiF2 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फ्लोरीन उसको तुरंत ऑक्सीडाइज कर देता है +4 में, और टिटेनियम का +2 अनस्टेबल भी है, आपको याद होगा। और दूसरा एक होता है VX4 में VI4 डज नॉट एग्जिस्ट, दूसरा एक ये होता। बट ये दोनों पॉइंट आप नहीं भी याद रखेंगे तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, अगर याद भी रखते हैं तो आप रख लें तो चलेगा काम, नहीं याद रहा तो मैं कोई खास वैसा आपको परेशान नहीं कर रहा हूं, हालांकि आपके एनसीईआरटी में दी हुई है इसलिए हमने लिख दिया, बट ध्यान नहीं देना। अब आ गया तो हमने बोला +4 तक यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब +5 +6 में जाना है तो सिर्फ ये क्षमता फ्लोरीन की। अब आप ये भी देखें, राइट वर्ड जब आप जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, जनरली बढ़ रही है, सही है पॉइंट, धीरे धीरे आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, गौर से सोचें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं +2 में लाना चाह रहा हूं तो सारे MnX2 एग्जिस्ट करेंगे, FeX2 सारे एग्जिस्ट करेंगे, COX2 सारे एग्जिस्ट करेंगे, NiX2 सारे एग्जिस्ट करेंगे, CuX2 सारे एग्जिस्ट करेंगे, ZnX2 सारे करेंगे। हाँ पॉइंट में आइए, CuX2 में सारे नहीं करेंगे, याद आया, CuX2 में सारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, याद करें, इसको भी मैं नोट में ही पॉइंट बना देता हूं, CuX2 ओनली CuF2 एंड CuCl2 याद कर ले एग्जिस्ट, क्लियर है, सारे CuX2 नहीं करते हैं, आपको पता है, आयोडीन वाला नहीं, इसलिए हमने पहले CuI2 आपको पढ़ा दिया था कि CuI एग्जिस्ट करेगा, CuI2 नहीं करेगा। तो हमने आपको बहुत क्लियर मैसेज दिया था, एकदम फोकस हो जाए, दिमाग आपका एकदम यहां रहे, सिर्फ यहां, बिल्कुल कहीं दाएं बाएं नहीं, एकदम फोकस हो जाए, ठीक है। और मैं वीडियो हटा लूंगा इसलिए एकदम नजरें जमा के एकदम सावधान कर रहा हूं, जहां पे जो डाउट होगी आप पूछोगे। मैंने बोला इसको सॉल्व करने का तरीके में, मैंने बोला कि सबसे पहला तरीका क्या है कि आप क्रोमियम तक को पहले एक बार में सोच ले, मैंने बोला आप क्रोमियम तक को पहले एक बार में डील कर ले, और क्रोमियम के बाद सेकेंड स्टेप, एक बार में डील करने में हमने पहला पॉइंट क्या बोला, याद करने रखने, X4 तक, +4 के किसी भी, मतलब +4 तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एग्जिस्ट कर गया अप टू +4, आयोडीन इंक्लूडेड। अब जब वैनेडियम को +5 में लाऊं तो सिर्फ फ्लोरीन कर सकता है, क्रोमियम को अगर 4 के आगे ले जाऊं तो सिर्फ फ्लोरीन कर सकता है। अब आता हूं Mn में, +2 में किसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, +2 ही ले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई करेगा, लेकिन कॉपर के लिए +2 में आयोडीन का जाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो D9 से, मतलब आप समझ रहे ना, कॉपर के लिए एक निकलने के बाद सेकंड आयोनाइजेशन उसकी हाई है, तो आयोडीन से वो पार नहीं लगेगा, समझ पा रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन लॉस के बाद D10 आ जाएगा कॉपर का, तो वो आयोडीन के बस की बात नहीं है, आयोडीन उसको सफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाता अपने बॉन्ड फॉर्मेशन वाली लिबरेटेड एनर्जी से, तो इसीलिए आयोडीन और ब्रोमीन वाला एग्जिस्ट नहीं कर पाया CuX2 में, सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन कर पाया, वो तो क्लियर है मामला, हमने पहले किया। एक और हमने किया था आयरन वाला, Fe, ध्यान से सुने, इसका भी हमने करवाया था कि जब +3 में आते हैं तो FeX3 में सब एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट FeI3, याद करें, तो आप इस पॉइंट को भी पॉइंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे पॉइंट में,
FeI3 डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी आपने किया हुआ है, आपको याद है। इसको मैं थोड़ा सा और हल्का सा उठा उठा करके दाएं ले जा रहा हूं। हाँ, यहां रहने देता हूं और हल्का छोटा भी कर ले रहा हूं। आजा यार, हल्का सा छोटा भी कर। हाँ ठीक है, अब से और भी पॉइंट्स इसमें ऐड करूंगा धीरे धीरे। तो हमने क्या बोला, ये वाला भी मामला क्लियर है। अब अच्छे से ध्यान दें, कहानी क्या है। Mn2+ के बाद Mn2+ पर 3d5 हो जाता है। अच्छे से सुनेंगे क्या बोला मैंने। मैंने बोला कि जब आप एक बार Mn3+ में पहुंच जाते हैं 2+ में, तो 3d5 है। तो जैसे ही 3d5 है, तो अब जो नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत हाई होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn2+ ये वेरी लार्ज हो जाएगा अचानक से, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के कारण। इसीलिए अब Mn ऑनवर्ड्स यहां से +3 लाना मुश्किल है, क्योंकि राइट वर्ड तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी आप जानते ही अच्छे से। अब इधर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी का मामला हाई है, क्लियर समझ रहे ना। इधर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी का मामला हाई है, तो Mn2+ तक तो स्टेबलाइज हो गया, लेकिन 2+ से जब और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो D5 को डिस्टर्ब करना है, और D5 से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसीलिए अब आगे किसी के औकात की बात नहीं है, ओनली MnF3। बेटा ध्यान दें, क्या बोला मैंने, ओनली MnF3। चौंक जाइए, सोचिए कि कितना आयोनाइजेशन एनर्जी हाई लग गया होगा, ओनली MnF4। और इधर तो MnF5 भी नहीं, सोचिए MnF6 भी नहीं, MnF7 भी नहीं। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं क्यों ऐसी कहानी हो गई। क्योंकि एक तो +3, यही पॉइंट को बस ध्यान देना, सब वही पॉइंट है, इसी पॉइंट पर बस फोकस होना है। ये जो है यहां पर क्या है, अचानक आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो गया है। इस पॉइंट पर अचानक क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो गया है। तो जब आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो गया है, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ आगे फ्लोरीन ही थोड़ा ऑक्सीडाइज कर पाएगा, उस ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जा पाएगा। तो आपको ये क्लियर हुआ, नीचे तो और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। यहीं पर 3 हाई हो गया तो 4 और हाई, 5 और हाई, तो इधर और डिफिकल्ट, मतलब फ्लोरीन बेचारा भी नहीं बना पाएगा। ध्यान दे, अब वहीं पर रिलेटिवली आयरन के केस में हमने बोला कि मैग्नीज में +3 Mn ला पा रहा है, मैग्नीज के +3 को फ्लोरीन ला पा रहा है, क्लोरीन नहीं। और आयरन राइट है, फिर भी +3 में क्लोरीन भी ला पा रहा है, फ्लोरीन भी और ब्रोमीन भी। सर ये कैसे हो गया, क्योंकि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वो मैग्नीज की ज्यादा और आयरन की कम होती है। हमने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में कराया हुआ है, याद करें, हमने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में कराया हुआ है। 546 वाला ट्रिक थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, 546, पहले 5 मैग्नीज, फिर 4 क्रोमियम और फिर आयरन। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी यहां हाई है, बट आयरन की थोड़ी लो है, क्योंकि आयरन एक लूज करके थर्ड के टाइम में D5 से स्टेबलाइज हो जाएगा। बहुत दिमाग चाहिए, और टीचर को पढ़ाया हुआ होना चाहिए पीछे वाले सारी चीजें, और जब आप सब किए हुए रहेंगे ना, उसके बाद आप इसको समझ पाएंगे। इसीलिए इत्मीनान रख के मैं समझाए बिना आपको छोड़ूंगा नहीं, आप अच्छे से समझेंगे और मैं इसका रिवीजन भी करूंगा। तो हमने बोला इसके साथ जो एक्स्ट्रा एडवांटेज है, किसके साथ, इसके साथ, वो ये है, क्यों ऐसा हो जा रहा है, क्योंकि Fe3+ जो है वो गेट्स स्टेबलाइज्ड बाय 3d5। देखो मैंने क्या बोला, जो IE3 है, IE3 के केस में हमने 546 एक ट्रिक बताया था, मतलब पहले Mn, ठीक है, उसके बाद 4 वाला क्रोमियम और तब Fe।
ये वाला मामला है। तो आप देख रहे हैं कि Fe का थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी लो है और Mn का थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, क्योंकि ये 3d6 है थर्ड के टाइम में, सही बेटा, और ये 3d5 है, तो ये हाफ फील्ड है, तो यहां से निकालना मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैग्नीज नहीं उठा पा रहा है यहां से। यही वजह है कि MnX3 में MnCl3 भी नहीं बना पा रहा है। MnF3 तो हो गया, लेकिन MnCl3 नहीं बन पाया, MnBr3 भी नहीं बन पाया। सोचो, लेकिन Fe के केस में क्या है, ये इसका थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, IE3 इसका लो हो गया। क्यों? क्योंकि ये अगर एक लूज करेगा तो इसको हाफ फील्ड मिलेगा ना, D5 हो जाएगा, एक लूज करेगा तो इसका थर्ड तो लो है। आप क्यों? H लॉस ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन ब्रिंग्स Fe2 कहां पे? 3d5 स्टेबल स्टेट, सही है बेटा, 3d5 पर इसको लाएगा, इसीलिए थर्ड इसका लो हो गया है। तो अब क्या है, इसी वजह से यहां पर जब आप FeX3 की बात करें तो FeF3 भी एग्जिस्ट कर गया, FeCl3 भी एग्जिस्ट कर गया, FeBr3 भी एग्जिस्ट कर गया, और FeI3 में प्रॉब्लम है, नहीं कर पाया, MnI3 भी नहीं कर पाएगा। तो आप समझें, आयरन के पास एक्स्ट्रा प्रिविलेज है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का। क्लियर हुई बातें? आयरन के पास इन Fe3 compounds many Fe इसको ऐसे बोलेंगे, except FeI3 all FeX3 exists, ठीक है, while in Mn3 compounds only क्या बोलोगे बेटा? MnF3 exists। तो ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट है, ये एक प्रिविलेज है एक्स्ट्रा, आप कह सकते हैं, किसके पास? Fe3+ को। फिर वहीं पर किसी के पास ये प्रिविलेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ Fe के पास ये प्रिविलेज है +3 का। बाकी यहीं से +3 थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो गई है, आगे तो बहुत डिफिकल्ट है यार। फिर से रिपीट करेंगे हम, बिल्कुल आपको नहीं घबराना है, एकदम समझ के ही जाना इस वीडियो से अच्छे से। बढ़िया से मैंने बोला कि जब आप +2 में बनाते हैं तो हर कोई इजीली बना लेगा। कॉपर के +2 में आप समझ रहे हैं कि जो कॉपर का सेकेंड वाला आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाई है 3d10 के कारण, है ना। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? CuI, मतलब ठीक है, वो तो लिख ही दिया हमने नीचे नोट में। आप क्या लिख सकते हैं कि सिर्फ CuX2 में सिर्फ CuF2 CuCl2, तो इसका मामला हमने पहले पढ़ा दिया था इसी वजह से, और इसका भी मामला हमने पहले पढ़ा दिया था इसी वजह से। अब हमने बोला +3 में आपका हर कोई एग्जिस्ट कर रहा था, +4 में भी हर कोई, बट राइट वर्ड तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, धीरे धीरे आयोनाइजेशन बढ़ेगा। मैग्नीज के 3 पर आकर के क्या हो गया है कि उसका थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी D5 के कारण हाई हो गया। अब एक बार जो हाई हो गया तो इसके दाहिने भी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई और इसका नीचे भी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई। नहीं, एक बार जब आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो गया, हमने क्या बोला कि आपका Mn का IE3 ये हाई हो गया बेटा, ये एबनॉर्मली हाई है, अच्छे से समझ, ये एबनॉर्मली हाई है। तो हमने क्या बोला, अब इधर के एलिमेंट्स का IE3 एबनॉर्मली वेरी लार्ज होते जाएगा, वेरी लार्ज होते जाएगा बेटा, अच्छे से देख, अच्छे से देख, काफी लार्ज हो जाएगा, एक्सेप्ट Fe, सिर्फ इसको छोड़ के, क्योंकि ये +3 में जाने के लिए, समझ रहे हो ना,
बेचैन है, हैरान है कि हम +3 में जल्दी से जाए, एकदम उसके अंदर बेचैनी बनी हुई है क्योंकि वो D5 से स्टेबलाइज होगा। तो इसीलिए इधर का +3 वाला कंपाउंड बनाना, इसीलिए इधर का राइट वर्ड, इधर का कोई भी MnX3 या COX3 या NiX3 नहीं एग्जिस्ट करेगा फ्लोरीन छोड़ के, कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओनली फ्लोराइड एग्जिस्ट। नीदर क्लोराइड नॉर ब्रोमाइड, समझ में आया? नीदर क्लोराइड नॉर ब्रोमाइड। फिर बोला मैंने Fe को छोड़ दो, Fe को छोड़ के बातें मैं कर रहा हूं, तो निकल या इधर किसी का नहीं। अब आ जाओ नीचे वाले में भी मैं बात कर रहा हूं, अब क्लियर हो गया होगा। अब जब नीचे जाओगे, नीचे जाने मतलब +4 बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, +5 +6 +7, समझ रहे हो बेटा? तो नीचे वाले में भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में भी यहां भी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। इसीलिए यहां से आगे अगर मैं बातें करूं तो फिर एक बार क्या हो जाएगा, यहां ऑनवर्ड्स सिर्फ और सिर्फ ओनली MnF3 एग्जिस्ट, सॉरी MnF3 लिख दिया, मतलब ओनली फ्लोराइड कैन एग्जिस्ट। सिर्फ और सिर्फ कौन एग्जिस्ट कर सकता है? फ्लोराइड। वो भी नीचे नहीं करेगा, इन दोनों का तो वो भी नहीं करेगा, तीनों का 5 6 7 में। तो आपने क्या देखा, अच्छे से देख लो बेटा, हमने यहां पर आपको क्या बताया, हमने बोला +2 में हर कोई, +3 में यहां पे आके स्टॉप, सिर्फ फ्लोराइड, फ्लोराइड, अब नीचे वो भी नहीं, दाहिने ये केस अलग है, कोई नहीं, ओनली कौन, ओनली कौन सर, ओनली COF3, सिर्फ और सिर्फ, इधर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो चल आ जा, एक बार और मैं रिहर्सल करता हूं, आजा अच्छे से देख बेटा, एक बार और रिहर्सल करता हूं, क्लियर हो जाएगा मामला। पेज नंबर 14 15 16, एक बार और रिहर्सल करता हूं, फिर से आ जाओ। रिहर्सल करता हूं, क्या लिख दिया हमने? स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। अरे यार थोड़ा तो गैप ले लो कुमार मन्नू सर, क्या कुमार मन्नू सर, आप भी क्या सब पढ़ाते रहते हो? हाँ, बाकी लोग नहीं पढ़ाते हैं सर, आप भी छोड़ दो, लेकिन करूं क्या मैं करूं तो करूं क्या, परेशानी तो ये है, मैं करूं तो करूं क्या? मुझे आदत है, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि भाई आपकी चीज़ें मेरे वजह से कहीं ना रुकें, क्योंकि कुछ नहीं पता है कि कब क्या कहाँ क्या पूछी जाएंगी। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। थोड़ा सा इंतज़ार, बस 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 बस। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है चीज़ें? एक बार बता दीजिए प्लीज, तब तक जल्दी से।
क्या आप समझ पा रहे हैं अच्छे से या नहीं, एक बार बता दें ये चीज। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। जल्दी 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 जल्दी। सभी लोग सभी लोग। यस सर, क्लियर। आ जाइए, एक बार मैं फिर से रिहर्सल करता हूं। मैंने क्या क्या बोला, अब उन चीजों को मतलब आपको इनके पॉसिबल हेलाइड्स लिखने हैं, ठीक है। इनके क्या लिखने हैं बेटा सर, पॉसिबल हेलाइड्स अपने को लिखने हैं, इनके पॉसिबल हेलाइड्स लिखने हैं। आज आ जाओ फिर से। स्कैंडियम का सर ऑल SCX3। मैंने बोला कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, +4 तक ना बेटा, याद कर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, +4 तक ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, ठीक है। ऑल MX2 MX3 MX4 एग्जिस्ट। एक दो को छोड़ के आप जान रहे हैं, TiF2 की बातें मैं नहीं कर रहा हूं, और एक VBr4 अगर याद रह सकता है तो, VI4 अगर याद रह सकता है तो, नहीं याद रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। यहां तक +4 तक कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहां से आगे है दिक्कत। क्या दिक्कत है, अब धीरे धीरे हाई आयोनाइजेशन एनर्जी लग रही है, इसीलिए सिर्फ कौन, VF5 ओनली, CRF5 ओनली, CRF6 ओनली। क्लियर है। अब मैंने बोला कि यहां से +2 में हर कोई करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सब MnX2 करेगा, ऑल FeX2 ऑल COX2 नहीं बेटा, ऑल NiX2 CuF2 CuCl2 सिर्फ, और यहां पर ऑल ZnX2, ठीक बेटा। सर सब करेगा। अब सर +3 ऑनवर्ड्स, सर ये है हमारी लाल बत्ती, सर ये है हमारी लाल बत्ती। क्यों, क्योंकि यहां पे सर 3D5 यहां अचीव कर चुका है, तो इसीलिए 2 से 3 बनना डिफिकल्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत अचानक से सर बढ़ गई, इसीलिए सर रेड लाइट अब ये वाली चीजें हैं, लाल बत्ती। इसीलिए सर अब यहां से मामला ये होगा, सिर्फ फ्लोरीन खींच पाएगा। देख लो कितना मैंने कॉन्सेप्चुलाइज कर दिया इसको, +4 ओनली MnF4। ग्रीन से लिखना था ना, पेन का कलर भी तो फिक्स है, +4 +5 +6 +7, ठीक है बेटा, +3 बस, +3 बस, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। अब आ जा, तो क्या है, ग्रीन पेन उठाऊंगा, ओनली MnF3 सही है, ओनली MnF4 नन, सही बेटा, नन। क्योंकि सर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, कैसे सर अब होगा, और वो भी राइट आ गए हैं, लेफ्ट में थे तो फ्लोरीन बना ले रहा था, राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ती है ना, ठीक है। अब इसमें सर ये प्रिविलेज्ड है, ये सर प्रिविलेज्ड है, इसलिए सर इसकी बातें मत करो, ये प्रिविलेज्ड है पूरे तरीके से, तो इसको छोड़ के बातें करते हैं, ठीक है। अब इधर ओनली COF3 कोई नहीं। अब इसकी कहानी सर एकदम प्रिविलेज्ड है,
ये FeF3b, FeCl3b, FeBr3b और FeI3b। सॉरी, ये बस नहीं। अब कॉपर वाले का एक +1 मिसिंग है। अब मैं उसको भी जिक्र करता हूं, पिछले पेज में जो बच गया था इसको मैं लिख देता हूं। कॉपर कहां गया यार? हाँ, +1 में इसका क्या क्या होगा जरा सोचो। +1 में CuF नहीं हो सकता है, फील करें। CuCl हो जाएगा, CuBr हो जाएगा और CuI भी होगा। तो यहां पे एक लाइन और जोड़ दोगे आप, क्या? CuF डज नॉट एग्जिस्ट। आप ही सोचे क्यों एग्जिस्ट करेगा बेचारा? फ्लोरीन इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या वो छोड़ेगा? जैसे टिटेनियम को +2 में नहीं छोड़ा फ्लोरीन, वो उसको +3 या +4 में ले जा रहा है, वैसे ही कॉपर को +1 में नहीं छोड़ेगा फ्लोरीन। तो CuF एग्जिस्ट नहीं करेगा। देख ले बेटा अच्छे से, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो CuF एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि +1 में कॉपर को छोड़ेगा नहीं वो। फ्लोरीन बहुत पावरफुल है, जैसे टिटेनियम को +2 में नहीं छोड़ा फ्लोरीन। ठीक है, लेकिन चलो टिटेनियम वाला ध्यान नहीं दो, लेकिन कॉपर वाला तो ध्यान दे सकते हो। अब आगे आ जाओ, यहां पे रिहर्सल वाले पेज पर आ जाओ। हाँ, यहां पे थे अपन। तो हमने बोला इसके +1 में वो भी लिख लेता हूं। +1 में हमने क्या बोला? CuF नहीं, बाकी सब कर जाएगा। CuCl, CuBr और CuI तो काफी ज्यादा, और स्टेबिलिटी भी इधर के तरफ। आप समझ पा रहे हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करना। तो क्या ये पूरा मामला अब याद हो गया आपको? अच्छे से बढ़िया से बताओ, क्लियर भी हुआ और याद भी हुआ या नहीं? +4 तक सारे थे, क्रोमियम तक। मैग्नीज से पहले हमने एक बॉर्डर लाइन खींच लिया, अब आगे सिर्फ फ्लोरीन ले जा पा रहे हैं। मैग्नीज के 3 को रेड लाइट में लाओ, रेड जोन लाओ, वहां से सिर्फ फ्लोराइड ही पॉसिबल है +3 या उससे नीचे वाले में, और +2 वाले में सब था। कॉपर का +2 हमने पहले डिस्कस किया था, आयरन का। सभी लोग अच्छे से बताएं। अगर मैं समझने का पैरामीटर 10 मार्क्स लगाऊं, ये टॉपिक ऐसा है, पहली बात जान ले कि इसमें 0 मार्क्स मिलना चाहिए समझने के पैरामीटर में। क्यों मिलना चाहिए 0 मार्क्स? क्योंकि इसको लोग ना पढ़ते हैं, ना पढ़ाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना समझा पाते हैं। मैं पिछले 4-5 लेक्चर से आयंस और कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी पे काम कर रहा हूं, तो मैंने काफी मेहनत की आपको यह समझाने के लिए। तो मैं 10 पैरामीटर्स में से मैं ये जानना चाहता हूं, आउट ऑफ 10 कितना आपको ये क्लियर हुआ? 10 में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कितना क्लियर हुआ? सिर्फ ये वाला पेज मैं जानना चाहता हूं, कितना आपका क्लियर हुआ आउट ऑफ 10? ये जो 3D सीरीज के हेलाइड्स पर मैंने बातें करी, आउट ऑफ 10 आप मुझे और आपको, खुद को, दोनों को मिला के, क्योंकि आप 10 में जो भी मार्क्स देंगे वो आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। कम आया, कम दोगे तो वो मेरे हिस्से, मेरे वजह से भी घटेंगे और आपके वजह से भी घटेंगे। भाई तो तेरे को दिमाग नहीं होगा तो मैं समझा नहीं पाया, तो बोलेगा कि सर आप समझा नहीं पाया तो मैं समझ कहां से पाऊंगा? तो इसीलिए मैंने बोला ये दोनों लोगों का मिला जुला मार्क्स है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं मैंने कैसे पढ़ाया, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपके दिमाग में इसकी स्टेबिलिटी कितनी है। चलो, पहला आया एक 10 में 10, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 9.5, क्या बात है, अरे पॉइंट में मार्क्स मिला। 10 में 10, वेरी गुड। 10, 9, 10, 9, 10, 9.5, 9, वेरी गुड। 9, अरे यार 9 दे दिया यार, बहुत दे दिया। और 10 तो जो दे दिया 5 स्टार खाना चाहिए। हाँ चलिए, लेकिन इतना ज्यादा क्लियर हो गया आप लोगों का, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस लेवल पे जाके समझ जाएंगे। हालांकि मैंने भी काफी कोशिश करी है, ऐसा नहीं है कि ये 9 या 10 आपका अकेले का खुद का है, मेरा भी है यार इसमें, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है भाई, बहुत डिफिकल्ट। और कभी अगर आपको ये लगे कि कुमार मनु सर पता नहीं इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, इसमें पता नहीं ज्यादा पढ़ा दे रहे, कभी मतलब अगर ऐसा लगे, अच्छा क्या आपको लगता है कि इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई होंगी? देख के सिलेबस में लगता होगा कि इतना थोड़ी ना हम लोगों को पढ़ना होता होगा। अच्छा ऑनेस्टली बता बेटा, हाँ या ना? क्या ये सोच के नहीं लगता है कि यार इतना कैसे पढ़ना हो सकता है? 12th के बच्चों को, 10th तक जो हम लोग झुनझुने से खेलते थे, क्या ऐसा फील होता है कि नहीं कि सर इतना नहीं हो सकता हमारे सिलेबस में, मतलब इतनी चीजें नहीं, जरूर बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा होंगी? क्या ऐसा फील नहीं होता कि ये इतना नहीं पढ़ना होता होगा? है बेटा, बता बता बता, हाँ या ना?
नो सर। मेरा ले रहे हो नहीं जी? नो सर। मतलब लग रहा है कि सर मतलब बाहर पढ़ाते ही नहीं होंगे नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा वास्ट है, इतना नहीं देना चाहिए सिलेबस को, वाकई नो ही सही जवाब है कि नहीं लगना चाहिए आपको, क्योंकि कभी हमने कुछ बाहर पढ़ाया नहीं है आपको, इसीलिए लगना नहीं चाहिए। आ जाओ, मैं आपको आपकी एनसीईआरटी खोल के दिखा रहा हूं। ये देखो, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, पेज नंबर भी लिखा होगा 225, तो आप पलट के देख सकते हैं। अब इसमें देखो, ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, टेबल 8.5 यही है, shows the stable halides of 3D series of transition metals. Highest oxidation number are achieved in TiX4, VF5 and CrF6। कैसे लिखता है, इसका लिखने का तरीका कितना गंदा है। ठीक से देखो, मेरे साथ पढ़ो क्या लिखता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट numbers are achieved in TiX4, VF5 and CrF6। हमने कराया है। +7 state for Mn is not represented in simple halides। सही है। बट MnO3F is known। अब ये चीज मैं आगे पढ़ाऊंगा, बट MnO3F is known एंड बी। अब देखो कितना मतलब ये मजाक समझ लिया है, एक एक लाइन यार तुम लिख तो देते हो, यहां लोगों की जान जाती है एक लाइन को एक्सप्लेन करने में। तुमने लिख तो दिया, बट लोगों की जान जाती है इसे एक चीज को एक्सप्लेन करने में। MnO3F मतलब वो कहना चाह रहा है एनसीईआरटी कि मैग्नीज 7 का MnF7 एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन मैग्नीज 7 का फ्लोराइड MnO3F बनेगा। अब तुमने लिख तो दिया, अब लोगों की, अब तुम तो गारंटी ले रहे हो कि अब मैं कभी भी जेईई मेन में, नीट में, एडवांस में पूछ सकता हूं। अब इसको याद रहेगा यार इतनी इतनी सारी चीजों में से। अब चलो आगे। एंड बियॉन्ड Mn नो मेटल हैज अ ट्राइहेलाइड एक्सेप्ट Fe3। कॉम्प्लिकेट करके देखो क्या लिखा, बियॉन्ड Mn नो मेटल हैज अ ट्राइहेलाइड एक्सेप्ट Fe3। आप देख रहे हैं, तो हमने तो वो कराया है आपको कि बियॉन्ड आप इसके जाएं तो MnF3 के बियॉन्ड कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने में दिमाग खराब हो गया हम लोग का। अपन 40 मिनट 35 मिनट इस पे लगा चुके हैं, खपा चुके हैं, और क्या, और सिर्फ किस लिए, इस करम जले एनसीईआरटी के कारण, जिसने एक लाइन लिख दिया उसके कारण। ठीक है, एक्सेप्ट FeX3 एंड COF3, COF3 का आगे भी नहीं। अब नीचे थोड़ा मोड़ा वो अपना समझाया। अब देखो ये भी लिखा है कि हालांकि वैनेडियम 5 सिर्फ VF5 के द्वारा होता है, The other halides however undergoes hydrolysis to give oxohalides। फिर करमजले ने एक लाइन और कॉम्प्लिकेट करके लिख दिया कि VOX3 मतलब +5 में सब हो सकता है। कह रहा VO5 हो सकता है, VOCl5 सॉरी Cl3 हो सकता है, F3 हो सकता है, VOBr3 हो सकता है, और VOI3 हो सकता है। मतलब ये कह रहा है कि 5 मतलब 5+ का सब हो सकता है, लेकिन ऑक्सो के फॉर्म में, जैसे Mn में। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर दिमाग लगाना होगा, फिर एक नई कहानी बनानी होगी हमें, फिर नई चीजों पर काम करना होगा। Another feature of fluorides in their instability of the low oxidation state VX2। कॉम्प्लिकेटेड छोड़ दो। कुमार मन्नू सर आपको अच्छे तरीके से, उनकी जितनी क्षमता थी उन्होंने पूरा जी जान लगा के आपको समझा दिया, इनके इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। और ये भाई साहब एक चार्ट बना के रख देते हैं, महज ये एक चार्ट है, और क्वेश्चन पूछने के लिए वो कुछ भी पूछते रहेंगे, और इसको एक्सप्लेन करने में अपन 6 दिन से लगे हुए हैं। अब जरा इस चार्ट को भी देख लेते हैं। TiX2, TiX3, TiX4 देख रहे हो, X के नीचे 3 लगा दिया। X के नीचे जब 3 लगाता है तो क्लोरीन टू आयोडीन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वो लिखा नहीं, बट इसका मतलब हुआ TiF2 डज नॉट एग्जिस्ट। X के नीचे अगर उसने 3 लगा दिया तो क्लोरीन टू आयोडीन नीचे हिंट में लिख दिया। अब क्लोरीन टू आयोडीन में मतलब फ्लोर, आप समझ चुके, मतलब फ्लोरीन छटा गया TiF2 में, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ गया वो पॉइंट। अब आ जाओ, और उसको एक्सप्लेन करना पड़ गया, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग और टिटेनियम +2 अनस्टेबल होता, याद होगा टिटेनियम +2 अनस्टेबल होता, याद करो।
टिटेनियम 2+ हाईली अनस्टेबल होता है, वेनेडियम 2+ थोड़ा अनस्टेबल होता है, क्रोमियम 2+ स्लाइटली स्टेबल और मैग्नीज 2+ हाईली स्टेबल। याद करो +2 में सारे में सबसे ज्यादा जिंक 2+ स्टेबल था, अगले नंबर पर मैग्नीज 2 था, सेकंड नंबर पर Mn2 था। तो हमने ये कर दिया, चलो ठीक है, ये वाला सर आपने तो पढ़ा दिया अच्छे से। अब आ जाओ इसमें, फिर सब कर रहा है, मैंने क्या बोला ध्यान से, 4 तक सब जरा देख ले, 4 तक सब किया। अब फिर कलम जले ने एक क्या निशाना लगा दिया, x पर, इस केस में देख फिर कुछ लगा दिया। अब x1 लिख दिया, x1 कहां पर है भाई, ये है, इस बार आयोडीन छट गया, मतलब VI4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब इस करम जले ने ये लिख दिया तो हमें पढ़ाना पड़ गया इसलिए नोट में कि VI4 और TIF2 एग्जिस्ट नहीं करता, बट हमने बोला भूल जाओ, मत दिमाग लगाओ, एनसीईआरटी में भी लिमिट लगाओ कि क्या मैं याद रखूं क्या नहीं रखूं, पागल हो जाएगा इंसान। तुम तो यार एक चार्ट बना देते हो, यहां टीचर की लगी पड़ी है, 6 क्लास से मरे जा रहे हैं टीचर। अब देख लो हमने करवा दिया कि +5 में सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन लेके उठेगा। अब मैग्नीज में देख लो 2 के बाद देख रहे हो ओनली फ्लोराइड आ गया ना, बियॉन्ड +2, और वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि 5 और 6 में वो भी नहीं है पॉसिबल। अब आयरन में देख लो फिर ये 1 लगा दिया, ये 1 क्यों लगाया भाई, x1 क्या होता है, फ्लोरीन टू ब्रोमीन, हमने कर दिया, इसी के कारण क्या FeI3 डज नॉट एग्जिस्ट, उसको एक्सप्लेन कर दिया हमने। अब देखो कोबाल्ट में +2 में हर कोई है, अब इसमें ओनली कौन है, फ्लोराइड, हमने कर दिया, +3 इधर कुछ नहीं हो सकता ओनली, और इसमें देखो कॉपर में 2 लगा दिया, यहां पे कॉपर +2 में 2 लगा दिया, 2 क्या है बेटा। अब फिर यहां करमजले ने फ्लोरीन से क्लोरीन लिख दिया, तो हमने तो कर ही दिया ना कि CuBr2 और CuI2 दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो हमने कर ही दिया। और क्या किया यहां पे, X में 3 लगा दिया, 3 का मतलब क्लोरीन टू आयोडीन, तो फिर इसका मतलब हो गया CuF एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बताओ, अब सोचो आप, हमने एक एक चीज पढ़ाया, बट जिस तरीके से एनसीईआरटी का प्रेजेंटेशन है, बहुत घटिया बहुत वाहियात प्रेजेंटेशन है, और क्वेश्चन पूछने के समय में टकाटक पूछेंगे, क्यों, देखो भाई बदला लेना है यार, बदला लेना है, जैसे लग रहा है कि उसे बदला लेना है, इसमें से कोई लाइन उठा लेगा, कहीं से कोई लाइन उठा लेगा, तो मतलब आप एनसीईआरटी को सिर्फ सिलेबस समझ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को आप सिलेबस समझ सकते हो। एनसीईआरटी को अगर आप ये समझने में चल दिए कि यही पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में आपका बंटाधार, फिर आप तैयार हो जाओ उसी 2 3 4 क्वेश्चन के लिए जो हर कोई बनाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, वही 3 4 क्वेश्चन, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड ऑफ साइज, हो गया वही 4 क्वेश्चन जो हर किसी से बनने हैं। बाकी 5 6 क्वेश्चन जेई मेन के 6 7 क्वेश्चन निकालने के लिए, और नीट वालों को बाकी 10 क्वेश्चन निकालने के लिए, यार कितना पढ़ना पड़ सकता है। एक नमूना आपके सामने है कि एक टेबल को एक्सप्लेन करने में अपनी हालत खराब हो जाती है। तो हमने काफी मेहनत किया आपको इन चीजों को समझाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपका यह सेशन क्लियर हुआ होगा। हालांकि मैं इसमें और थोड़ा सा 15-20 मिनट का एक सेशन और लूंगा, वो वाला जो ये वाला जो है हाफ एन आवर का सेशन और लूंगा। ये जो आपका मामला था कौन वाला, ये वाला MnO3 वगैरह वाला, इसको मैं आधे घंटे के सेशन और लेकर के मैं चीजों को क्लियर करूंगा। तो आप बताएं आज का ये सेशन मेरे तरफ से मेरी मेहनत आपके लिए कितनी सफल रही, अच्छे से आज आप बहुत अच्छे से सीखे या नहीं। क्योंकि जो चीजें आज मैंने आपको सिखाई हैं, यकीन मानिए टीचिंग फील्ड में लोग जहां पे जेई मेन नीट और एडवांस की तैयारी करते हैं, ये टॉपिक एक्सक्लूड करते हैं, छोड़ते हैं। इसमें बहुत दिमाग, बहुत बेसिक्स, बहुत सारी चीजें चाहिए, और ये ऑफलाइन का कंप्लीट टॉपिक है, बट हमने जी जान लगाया है ऑनलाइन में आपके लिए। तो कैसा रहा आज का सेशन आप बताएं, फिर उसके बाद हम लोग विदा लेते हैं। बताइए, फिर उसके बाद हम लोग आज का सेशन ऑफ करें। कैसा रहा मेरा खून जलाना, पसीना जलाना, मेहनत रंग लाया या नहीं? सभी लोग यस सर, बहुत अच्छा रहा, थैंक यू।
बहुत अच्छा। और क्या चाहिए यार, आप लोग इनऑर्गेनिक सीख जाते हो और वो भी 2-2 घंटे के सेशन में पूरा बैठे रह जाते हो। इंटरेस्टिंग था, वेरी गुड। बहुत इंटरेस्टिंग था, गुड, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। और मुझे क्या चाहिए, आप लोग मतलब 2-2 घंटे बैठ जाते हो इस सब्जेक्ट पर, वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड एरिया ले करके। तो मेरे लिए वही मेरी जीत है। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल गाइज। बहुत सारा प्यार आपको। और एकदम रेगुलर क्लास करते रहें। अगले लेक्चर में अपन कुछ तूफानी करते हैं, मतलब क्वेश्चंस लगाएंगे। एक सेशन और अपन लेंगे इस पे, 30-35 मिनट का। पहले क्वेश्चंस लगाएंगे, पहले अपना वो जो थोड़ा सा बच गया वो मैं डिस्कस कर लूंगा, और उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ के लाएंगे और लगाएंगे इस टॉपिक पर। मैं लाइव डिस्कस कर लूंगा क्वेश्चंस को। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। ऐसे ही प्यार करते रहें और अच्छे अच्छे फीडबैक देते रहें। प्ले स्टोर पे दें, गूगल पे दें, जहां हो सकता है देते रहें। थैंक यू सो मच, बाय।